52% आबादी को 27% आरक्षण देने की घोषणा वीपी सिंह करते हैं। जिन्हें लगता था कि वीपी सिंह उस सवर्ण समुदाय के बीच से आते हैं, एक नया भारत जो बनेगा उसमें ये राजा एक फकीर की तरह उभर कर आया है जो देश की तकदीर बदलेगा। और नारा बदल गया, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। क्या मंडल कमीशन लागू करना संविधान विरोधी कदम था? लोग वीपी सिंह के घर पहुंचते हैं और वीपी सिंह को पता चलता है कि लोग आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, प्रमुख नेता आ रहे हैं और ये मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए दबाव डालेंगे। वीपी सिंह कहते हैं मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बस तुरंत आता हूँ। और दिल्ली के रिंग रोड पर पूरे दिन अपनी गाड़ी घुमाते रहते हैं और वो लोग फिर वापस निराश होकर चले जाते हैं। वीपी सिंह क्यों नहीं उसका लाभ उठाए? नायक बनकर उभरे थे वीपी सिंह। और वही नायक, जाति कितनी बड़ी चीज होती है कि वीपी सिंह जब मरे ना, उस दिन भी उनको गालियां दी उन्हीं सवर्णों ने जो आज भी ये कहते हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति मरे उस दिन उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। और वीपी सिंह को कभी इस देश के सवर्णों ने और खासकर ठाकुरों ने, जो जिस तबके से वो जिस जाति से आते थे, वो लोग कभी उन्हें अपना नेता एक्सेप्ट नहीं किए। और सब हर जगह हेडलाइन भी यही चलती है, वीपी सिंह ने कुर्सी बचाने के लिए पिछड़ों को गोलबंद कर दिया। सवर्णों की गोलबंदी कभी इस देश की मीडिया को नहीं दिखी कि आप भी दरअसल वीपी सिंह को उतना नहीं तवज्जो देते जितना आपको देना चाहिए। और हर सवर्ण बुरा हो, इससे तो फिर वीपी सिंह आपको दूसरे खेमे में नजर आएंगे। बिल्कुल। वीपी सिंह ने लाल किले के प्राचीर से कहा था, इस देश की आधी आबादी के नौजवानों के भीतर एक गुस्सा पनप रहा है क्योंकि आपने उनका हक मारा है, आपने उन्हें जगह नहीं दी है। अगर वो गुस्से को हम रोके तो वो एक दिन ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। उनको समझाएंगे कि भाई अपने नायकों को पहचानो, उस एजेंडे में मत फंसो। और ईडब्ल्यूएस में कितने ठाकुर को नौकरी मिल रही है? सारा ईडब्ल्यूएस में तो मुखस से जाए तो वही वाले लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 100 साल तो उनको जीना था। वो आपको क्या लिखा? बरस 18 36 जिए, आगे जीवन को दिक्का, और आप लेके तलवार खड़े हो। यही सबके साथ हुआ। तो एक बार जरा वीपी सिंह को पढ़ो भाई, एक बार जरा अपने लोगों को जानो। भारत के संविधान लागू होने के बाद एकमात्र घटना है मंडल कमीशन का लागू होना, जिसने भारत को बदल कर रख दिया। इस भारत को, आजाद भारत को अगर 2 हिस्सों में पढ़ा जाएगा तो मंडल के पूर्व का भारत अलग होगा, मंडल के बाद का भारत अलग होगा। इसका काम किया वीपी सिंह ने, इसलिए वो रंक नहीं, वो फकीर है और वही वाकई देश की तकदीर बदला। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जिस आदमी के लिए कभी ये नारा लगता था, कुछ वक्त बाद उसके लिए एक नया नारा इजाद किया गया, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। ये नारों के बीच में एक व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व, पूरी उनके कार्यकाल को और पूरे उनके योगदान को समेटा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के कारण उनको खास तौर पर याद किया जाता है। उनके व्यक्तित्व का क्या महत्व है, क्या उन्होंने भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई में योगदान दिया और किस तरह उनके समाज ने उनको नकार दिया और उनके खिलाफ इस तरह के नारे लगाए, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जाने माने विचारक लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया सुमित जी। तो वीपी सिंह साहब का जन्मदिन है और मुझे लगा कि चूंकि आप सामाजिक न्याय की पाठशाला चलाते हैं और आपका यूट्यूब चैनल बहुत पॉपुलर है, आपको सुनते हैं लोग और इस पर आपने वीडियो भी बनाए हैं पहले, तो इसीलिए मैंने आपको चुना कि वीपी सिंह के बारे में जिन नारों का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक वक्त पर कहा जाता था कि वो देश की तकदीर हैं और फिर कहा गया कि वो कलंक हैं, इनको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया सुमित जी इस बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि अमूमन दोनों तरह के लोगों ने वीपी सिंह को नकार दिया। पहले तो उन लोगों ने नकारा जिनके अपने बीच के वो थे। मुझे याद आता है कि जब हमने इतिहास पढ़ा, देखा, जाना, राजीव गांधी एक मिस्टर क्लीन की इमेज के साथ उभरते हैं। 84 में उनको अप्रत्याशित बहुमत मिलता है, काम भी करते हैं, कुछ कुछ अच्छे काम करते हैं और 89 तक आते आते राजीव गांधी को लेकर के, उनके मिस्टर क्लीन की छवि को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह जो उठता है वो उन्हीं के मंत्री के द्वारा उठता है। उन्हीं का अपने कैबिनेट का मंत्री एक डायरी लेकर पूरे देश में घूमना शुरू करता है कि इस डायरी में बोफोर्स मामले के
तमाम साजिशकर्ता इसमें शामिल लोग जिन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, हालांकि कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन उस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई उम्मीद जगाने वाले चेहरे के रूप में वीपी सिंह उभरते हैं। और बोफोर्स में सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा था, अपने तो ही अपनी कैबिनेट के मंत्री के, तो बहुत बड़ी बात थी। और ये जो नारा जहां से आपने शुरू किया, बहुत शानदार शुरुआत की। ये नारा इसलिए भी जरूरी है कि वो नारा उसी दौर में लगा जब वीपी सिंह पूरे देश में घूम घूम करके ये बताते थे कि इस डायरी में सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, मैं बदलूंगा, मैं आपके तकदीर बदलूंगा। और इसलिए वो नारा बना। निश्चित रूप से वो नारा बनाने वाले लोग कौन लोग थे? जिन्हें लगता था कि वीपी सिंह उनकी जाति के हैं, जिन्हें लगता था कि वीपी सिंह उस सवर्ण समुदाय के बीच से आते हैं, एक नया भारत जो बनेगा उसमें ये राजा एक फकीर की तरह उभर कर आया है जो देश की तकदीर बदलेगा। एक बड़ा प्यारा सा नारा बनाया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और ऐसा हुआ भी। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है, वीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं जी। और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 अगस्त 1990 को एक काम करते हैं। हालांकि उसके पहले वो 1990 में मार्च के महीने तक आते आते घोषणा कर चुके होते हैं कि बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल को छुट्टी भी होगी, राष्ट्रीय अवकाश होगा। और उससे बड़ी बात कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाएगा। सोशल जस्टिस कमेटी का रिफॉर्म करते हैं जिसमें मधु दंडवते, शरद यादव, रामविलास पासवान, तमाम सोशलिस्ट लोग उस सोशल जस्टिस कमेटी में होते हैं। जो लोग एक रिकमेंडेशन देते हैं कि राइट टू वर्क, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये सब अब हमें लागू करना होगा इस देश को अगर बेहतर बनाना है तो। क्योंकि उसके पहले ये सारी बातें जुमलों में, किताबों में हुआ करती थी। वो वीपी सिंह जो इस तरह के कदमों से एक शानदार काम करते हुए नजर आते हैं, वही वीपी सिंह 7 अगस्त 1990 को एक घोषणा करते हैं कि इस देश में मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू की जाएगी, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। 52% आबादी को 27% आरक्षण देने की घोषणा वीपी सिंह करते हैं। वीपी सिंह ने यह घोषणा की तो उसका एक विमर्श पूरे पब्लिक डिस्कोर्स में यह किया गया कि भाई वीपी सिंह तो सरकार बचाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि देवीलाल उधर नाराज हो गए थे। बहुत सारी वीडियोस में नैरेटिव है, आप कुछ गूगल पे सर्च करेंगे उनके यही मिलेगा, तो आपको यही सबसे पहले सूचना मिलेगी कि उनकी सरकार गिरने वाली थी क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया था और बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया, पिछड़ों को वोट बैंक देने के लिए। ऐसा नहीं है, सच क्या है? मैं सच ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता, दो ही मेरे पास उदाहरण है, अगर ऐसा होता, और यह बात तब सही मानी जाती जब संयुक्त मोर्चा के गठबंधन के घोषणा पत्र में मंडल कमीशन के लागू करने की सिफारिश न होती तो। मतलब उन्होंने पहले ही मैनिफेस्टो में, आपने मैनिफेस्टो में जारी किया है और ये वादा किया है कि अगर हम आते हैं तो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे। वो किया तो सरकार बचाने का सवाल क्या, टाइमिंग को लेकर सवाल हो सकता है। चलो मान लिया आपके तर्क को कि वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री बने रहने के लिए या आगे भविष्य में राजनीति में प्रमुख बने रहने के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों को गोलबंद करने के लिए एक नैरेटिव चल दिया, क्योंकि कमंडल चलने लगा, कमंडल का चीजें हो रही थी। लेकिन उसके बाद 2 मौके ऐसे आए जब वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समाजवादी, बहुजन, प्रोग्रेसिव तमाम लोग उनके घर जाते हैं। 1996 में और 1997 या 8 का वाकया है। दोनों बार वीपी सिंह मना कर देते हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। अगर उस व्यक्ति को वाकई राजनीति में अमर होना होता तो वो 2 काम करता, अपने इतने बड़े कदम का भुनाने का जो भी मौका होता उसे छोड़ता नहीं, वो फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनता। वो लोग, वाकया क्या है, छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। लोग वीपी सिंह के घर पहुंचते हैं और वीपी सिंह को पता चलता है कि लोग आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, प्रमुख नेता आ रहे हैं और ये मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए दबाव डालेंगे। वीपी सिंह कहते हैं मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बस तुरंत आता हूँ। और दिल्ली के रिंग रोड पर पूरे दिन अपनी गाड़ी घुमाते रहते हैं और वो लोग फिर वापस निराश होकर चले जाते हैं। वीपी सिंह क्यों नहीं उसका लाभ उठाए? वीपी सिंह क्यों नहीं लाभ उठाए जब देवगौड़ा बने और इंद्र कुमार गुजराल बने दोनों बार? एक तो ये बात है। दूसरी बात, वीपी सिंह ने किया क्या था पता है? ये नारा बदला क्यों? क्योंकि मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में जो कमंडल लेकर के लोग आ गए सड़कों पर, उसके इतर भी एक बहुत बड़ी आबादी इस देश के सवर्णों की ऐसी थी जो संघी नहीं थी, लेकिन वो अपने सवर्ण वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी।
वीपी सिंह ने उस वर्चस्व को ध्वस्त किया। वीपी सिंह ने एक भारत के अधूरे, मैं कहता हूं भारत का संविधान लागू हुआ तो सब कुछ नहीं बदल गया, ये बात तो बाबा साहब ही लिख गए। अरे भाई ये कागज का पुलिंदा है, लागू करने वाले ठीक ना हुए, सामाजिक न्याय और सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी ठीक नहीं हुई तो राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं। जो चेतावनी बाबा साहब दे गए थे वो चेतावनी यही थी कि संविधान लागू कहाँ है। मंडल कमीशन जब आया ना तो संविधान असल में, संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाकई जमीन पर लागू हुआ और यह उस सवर्ण वर्चस्व के खिलाफ था, वो जो कब्जे की राजनीति थी उसके खिलाफ था। और नारा बदल गया, राजा नहीं रंक है देश का कलंक है। क्या मंडल कमीशन लागू करना संविधान विरोधी कदम था? क्या मंडल कमीशन लागू करना इस देश के खिलाफ काम था? क्या मंडल कमीशन लागू करना इस देश के आगे ले जाने में बाधक काम था? फिर वो देश का कलंक कैसे हो गया भाई? इसलिए एक बात सोचना चाहिए, जो लोग राजा नहीं फकीर है बोले थे, जो अपनी जाति का मसीहा बोलते थे, राजा मांडा के नाम से माने जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे वीपी सिंह जी। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको लेकर के उन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। नायक बनकर उभरे थे वीपी सिंह। और वही नायक, जाति कितनी बड़ी चीज होती है कि वीपी सिंह जब मरे ना उस दिन भी उनको गालियां दी उन्हीं सवर्णों ने जो आज भी ये कहते हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति मरे उस दिन उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब आजकल कुछ ऐसा मौका होता है जब हम उनके पुराने कर्मों के बारे में जिक्र करते हैं तो ये नसीहत मिलती है कि अरे यार आज तो उनकी मौत हुई है तो इसके बारे में कुछ मत लिखो। लेकिन इस केस में ये लागू नहीं होता कि डबल स्टैंडर्ड देखिए। उन्हीं लोगों ने जो उनको कल का नायक मानते थे, मसीहा मानते थे, क्या क्या बोलते थे, उस दिन गालियां, अखबारों में लेख वीपी सिंह के खिलाफ। और वीपी सिंह को कभी इस देश के सवर्णों ने और खासकर ठाकुरों ने, जो जिस तबके से वो जिस जाति से आते थे, वो लोग कभी उन्हें अपना नेता एक्सेप्ट नहीं किए। वीपी सिंह का क्या गुनाह था भाई? और आज तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मंडल की बात करते हैं उस समुदाय से आए हुए भी। तो ये इसको मैं थोड़ा ऐसे भी देख रहा हूँ डॉक्टर साहब कि एक नैरेटिव जब बनता है, किसी की छवियां गढ़ी कैसे जाती हैं, उसमें जो प्रचार प्रसार होता है, मीडिया होता है, वो किसी की छवि को गढ़ता है कि वो कैसे हैं। और हम उस दौर के अखबारों को जब कभी स्टडी करते हैं, मैंने मंडल कमीशन पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपकी भी बाइट ली, तो उसमें हमने वो स्टडी किया तो हम देखते हैं कि अखबार मीडिया हमेशा ये प्रचारित कर रहा था कि पूरा देश जल रहा है और हर तरफ लोग सड़कों पर हैं, जबकि बहुत चुनिंदा सवर्ण लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे हम मीडिया में आप देखते हैं कि कुछ भी ज़रा सा होता है वो उसको बढ़ा चढ़ा के देते हैं, लेकिन भारत बंद जैसे 2 अप्रैल के बड़े आंदोलन को वो फ्लॉप कह देते हैं। तो इस प्रचार प्रसार ने उनकी छवि को कितना बदनाम किया, इसको कैसे देखते हैं आप? ये बात आपने बिल्कुल सही सवाल में ही क्लियर कर दी। मैं उसे दोहरा करके और अपने व्यूवर्स को क्लियर कर देता हूँ। किसानों का आंदोलन हो, बहुत बड़ा आंदोलन हो, फिर भी मीडिया कहेगा कि वो तो फेल है, फेल हो गया। अग्निवीर के नाम पर पूरे देश में नौजवान सड़कों पर उतर गए, आत्महत्या तक कर ली नौजवानों ने। कितना बड़ा आंदोलन? नहीं साहब, फेल है। और उनका छोटा मोटा कोई आंदोलन जैसे रथ यात्रा। अब इस वाले सवाल पर इसलिए हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सजग रहना चाहिए कि आप मीडिया की नज़र या उनकी मीडिया की नज़र उनकी आंख से मत देखिए, आप अपनी आंख से देखिए। अब ये वाकया है, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा और खुद वीपी सिंह के रेफरेंस से ही बात करता हूँ, अपनी बात छोड़ देता हूँ। बहुत सारे किस्से हैं, चूँकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। वीपी सिंह अपने एक टीवी इंटरव्यू में, जो मुझे लगता है कि मंडल लागू होने के तकरीबन 1 दशक के बाद का टीवी इंटरव्यू है, लगभग 1 दशक के आसपास की बात होगी। वीपी सिंह से वो जो एंकर होता है वो पूछता है कि भाई ये तो बड़ा विवाद हो गया और सब हर जगह हेडलाइन भी यही चलती है, वीपी सिंह ने कुर्सी बचाने के लिए पिछड़ों को गोलबंद कर दिया, वीपी सिंह ने कुर्सी बचाने के लिए पिछड़ों की राजनीति को हवा दे दी। अरे भाई ये सब कौन सी भाषा है? ये वो हवा दे दी और गोलबंद कर दिया। सवर्णों की गोलबंदी कभी इस देश की मीडिया को नहीं दिखी। हर जगह सवर्ण बैठे रहे और उनको वोट, ब्यूरोक्रेसी में वो, नेतागिरी में वो, प्रोफेसर में वो, सारे तो वही लोग। मेरी आरटीआई कह रही है कि 99% प्रोफेसर सवर्ण आज तक हैं। बिल्कुल। और तब क्या हालत रही होगी? तो वो गोलबंदी नहीं दिखी। नंबर 1 बात, बहुत अपमानित किया, बहुत बदनाम किया। राम मंदिर यात्रा लेकर कोई निकला तो उसके लिए कोई नहीं कहा कि ये सवर्णों की गोलबंदी है, जिसने कत्लेआम मचा दिया। हर पहिया लहूलुहान रहा, रोका लालू प्रसाद यादव ने। वो खलनायक नहीं है, लालू प्रसाद खलनायक हैं। लालू प्रसाद सबसे बड़े चोर हो गए और जेल में हैं। बाकी इस देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। ये एक विमर्श है। इसलिए और हमारे बहुजन नायकों के
दो काम किया, या तो इग्नोर किया, और इग्नोर नहीं कर सकते थे तो उन्हें बदनाम किया, खांचे में बनाया। डॉक्टर अंबेडकर को इग्नोर नहीं कर सकते थे तो दलितों का नेता बनाया। ज्योतिबा फूले को इग्नोर नहीं कर सकते थे, बहुत हद तक किया भी, लेकिन थोड़ा बहुत बनाया तो कहा हाँ भाई थोड़ा समाज सुधारक थे। कबीर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो कहते हैं कबीर एक बड़े अच्छे समाज सुधारक थे। अरे भाई समाज सुधार छोड़ो, वो एक दार्शनिक है, वो एक विचारक है। बिल्कुल। इसलिए वीपी सिंह को लेकर के जब ये बात होती है या किसी को लेकर के भी होती है तो हम बहुजनों से भी एक अपील करेंगे कि आप भी दरअसल वीपी सिंह को उतना नहीं तवज्जो देते जितना आपको देना चाहिए। और हर सवर्ण बुरा हो, इससे तो फिर वीपी सिंह आपको दूसरे खेमे में नजर आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। राहुल सांकृत्यायन आपके नहीं होंगे, भगत सिंह आपके नहीं होंगे, लोहिया आपके नहीं होंगे, जबकि बहुत सारे लोग वो सामाजिक न्याय में विचार से साथ हैं। और यही उल्टा दूसरी तरफ ये भी है कि आपके बहुत सारे बहुजन लोग जाति के दूसरे खेमे में बैठ करके और आपके हकों के खिलाफ हैं। तो थोड़ा सा मेरा सुझाव ये भी रहेगा। अब लौटते हैं उस किस्से पर। मंडल लागू कर दिया। वीपी सिंह खुद उस इंटरव्यू में बोलते हैं कि मेरे पास लोग आए, अखबारों में यही अरुण नेहरू थे और तमाम बड़े बड़े लोग, सो कॉल्ड सेकुलर, प्रोग्रेसिव, लिबरल, जो संघ में नहीं थे, बीजेपी में नहीं थे मध्य मार्गी या वामपंथी रुझान की तरफ, लेकिन वो कहने लगे कि भाई इससे तो देश बर्बाद हो जाएगा। बड़े बड़े लेख लिखे जाने लगे, अरुण शौरी से लेकर के तमाम लोगों के अखबारों की टाइटल हेडलाइन आने लगी कि भाई ये तो इस देश में मेरिट विनाश हो गया है, पूरा देश जल रहा है, सड़कों पर भारत के युवा नौजवान सड़कों पर आ गए हैं। तो वीपी सिंह उस इंटरव्यू में बोलते हैं कि जब लोग मेरे पास आए और ओबीसी लड़के आए और वो उन अखबारों की कतरने, वो सारी बातें दिखा करके हमसे उदास होकर एक बात पूछते हैं कि साहब इसमें लिखा हुआ है कि पूरा देश जल रहा है, देश का नौजवान सड़कों पर है, क्या हम इस देश के नौजवान नहीं हैं? हम तो स्वागत कर रहे हैं साहब, क्योंकि हमारे हक में संख्या भी ज्यादा है, हम आधी आबादी हैं इस देश में। 52% तो मंडल कमीशन 31 की जनगणना पर कर रहा है। ये ओबीसी प्रधानमंत्री अब तो जाति जनगणना की भी बात नहीं करते, लेकिन वो जाति जनगणना 31 की और वो बोल रही है 52%। आधी आबादी इस देश को ओबीसी नौजवानों की, जो मंडल कमीशन की समर्थन में स्वागत कर रही है, समर्थन में। तो उन्होंने कहा, वीपी सिंह ने उस इंटरव्यू में कहा कि वो नौजवान बोले कि साहब ये कौन सा देश है, इसमें हम नहीं है क्या, इस मीडिया को हम नजर नहीं आ रहे हैं क्या, आप कहें तो जवाब दें इनका। तो मैंने उन्हें रोका, वीपी सिंह कहते हैं मैंने उन्हें रोका कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया, तुम जवाब मत दो, देश जल रहा है। अरे थोड़े से संवर्ण लोग थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कियां नारा निकाली, एक किताब है, हम लोग गंभीर बातचीत कर रहे हैं इसलिए दर्शकों को भी रेफरेंस में ये बात देनी चाहिए। जेंडरिंग कास्ट नाम से उमा चक्रवर्ती किताब लिखती हैं और वो कहती हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियां, सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े कॉलेज जिनका बहुत नाम है, वो लड़कियां तख्ती लेकर के दिल्ली की सड़कों पर उतर गईं, हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। वो बड़ा फेमस, ये जो विमर्श है जेंडर एंड कास्ट का, ये जो तालमेल है, और इसमें सारी प्रगतिशीलता ध्वस्त हो जाती है। अरे भाई मेरिट का सवाल, सब कुछ सवाल खत्म। और इस देश के विश्वविद्यालयों में ये बात हुई, एम्स अड्डा बन गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में क्रांति चौक बनाया इन लोगों ने, मंडल के विरोध में आंदोलन हुए, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। उस समय वीपी सिंह याद करते हैं। और उसके बाद मैं वीपी सिंह को याद करते हुए 15 अगस्त 1990 का वो भाषण याद करना चाहता हूँ। वीपी सिंह ने लाल किले के प्राचीर से कहा था, इस देश की आधी आबादी के नौजवानों के भीतर एक गुस्सा पनप रहा है, क्योंकि आपने उनका हक मारा है, आपने उन्हें जगह नहीं दी है। अगर वो गुस्से को हम रोके तो वो एक दिन ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। गरीब का आंसू, आप वाक्य सुनिए। वीपी सिंह कविताएं लिखते थे बहुत प्यारी प्यारी। वीपी सिंह एक मतलब आप आज भी वीपी सिंह को याद करेंगे तो आपको लगेगा ठीक है, थोड़ा बहुत वीपी सिंह से मैं भी असहमत हो लेता हूँ, वो इमरजेंसी के समय वाले वीपी सिंह और तमाम चीज़ें, लेकिन वीपी सिंह का जो कवि हृदय था, जो संवेदनशील हृदय था, वो लाल किले की प्राचीर से कहता है कि गरीब के आंख में जो आंसू है वो जब तक आंख में है तब तक आंसू है, अगर वो निकला तो अंगार बनता है, वो सूख गया तो ज्वालामुखी बनता है। मैंने इस राजनीति के व्याकरण को बदल दिया है। एक ऐसे बच्चे का जन्म हो गया है जिसे वापस मां के पेट में नहीं डाला जा सकता। ये जो राजनीति का व्याकरण बदलना है ना, वीपी सिंह ने कभी जीवन में माफी नहीं मांगी, कितनी गालियां सुनी, अपमानित किए, जीवन के आखिरी लम्हे तक वीपी सिंह आज भी गाली देते। वीपी सिंह को कौन याद करता? वीपी सिंह को हम और आप जैसे लोग थोड़े बहुत याद कर रहे हैं, जिसके लिए वीपी सिंह हैं। और इसलिए मैं पूरे उस आपके सवाल का जवाब देते हुए
उस मीडिया की बात अगर मानी जाए, उस विमर्श की बात मानी जाए कि वीपी सिंह खलनायक हैं, कैसे खलनायक? ऐसे तो डॉक्टर अंबेडकर भी खलनायक है भाई, ज्योतिबा फूले भी तुम्हारे लिए खलनायक है, तुम्हारे लिए कबीर खलनायक है, बुद्ध खलनायक है, तुम्हारे लिए जो खलनायक है ना, ये ठीक बात है कि तुम्हारे लिए खलनायक है क्योंकि वो हमारे लिए नायक है। बिल्कुल। और ये जो गढ़ने की जो कहें कि उनके पास शक्ति है, प्रोपेगेंडा मशीन उनके पास है, तो आसानी से वो उसका प्रचार प्रसार भी कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब पास हुआ संसद में, आप देखें कि 48 घंटे में बिल पास हो गए, बिना बहस के, बिना डेटा के राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, पास हो गया। जब वो फाइनल वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई, तो मैं उस समय इंडिया न्यूज़ में था, तो हमारे न्यूज़ रूम में बाकायदा पूरा स्टाफ खड़ा होकर तालियां बजा रहा था कि बहुत अच्छा काम हो गया, गरीबों को, कहें सवर्णों को, क्योंकि उसमें बाकी किसी को आरक्षण मिलता नहीं है, आरक्षण मिल गया और तालियां बजाई गई। क्योंकि मैं इकलौता दलित पत्रकार था, तो मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था कि क्या तमाशा चल रहा है। तो ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये दर्शक ये समझ सकें कि मीडिया कैसे आपका नैरेटिव बना देता है, आपको अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर देता है, दुश्मन बना देता है, और अपने मुद्दों को कितनी कहें कि शातिर तरीके से उसको साबित कर देता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सवाल मैं आपसे लूँ कि वो जो दौर था मंडल कमीशन का, जिसमें आप देखें मान्यवर कांशीराम साहेब, शरद यादव साहेब, लालू प्रसाद यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, एक पूरा का पूरा सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना दिल्ली खाली करो। उस दौर में वीपी सिंह का जो कहें कि वो सामने, क्योंकि सरकार में थे और पीछे से एक दबाव भी था, हमारे लोग भी समर्थन भी कर रहे थे, कई बार जिक्र बहन जी ने भी किया इस बात का कि भारत रत्न मिला क्योंकि हम लोगों ने दबाव डाला, मंडल कमीशन लागू हुआ क्योंकि हम लोगों ने दबाव डाला। तो उस समय वीपी सिंह को आप कैसे देख रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई में, कि वो दबाव में हैं या उनकी अपने अंदर से भी सामाजिक न्याय के प्रति उनका रुझान है कि नहीं यार, इस देश में जितनी नाइंसाफी हुई है उस पर भी कुछ कहें कि रेमेडी होनी चाहिए, कुछ उपचार होना चाहिए? देखिए, आपके सवाल का एक पक्ष तो बहुत जरूरी है। दबाव था वीपी सिंह पर, वो दबाव सामाजिक न्याय के लोगों का था, समाजवादी लोगों का था। 1980 के आसपास ये रिपोर्ट टेबल हो चुकी थी और राजीव गांधी ने, चूंकि हम दौर ऐसा है, कई बार हम तो गांधी के विपक्ष में खड़े हो लेते हैं, नेहरू के पक्ष में खड़े हो लेते हैं, क्योंकि भाई गोडसे को हराना है, गोडसे गोलवलकर को हराना है, इसलिए हमें इनका साथ खड़ा होना है, इसलिए हम राजीव गांधी के भी साथ कई जगह खड़े होते हैं। लेकिन आलोचना हम भूल नहीं जाएंगे कि कीड़ों भरा डिब्बा क्यों मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कहा गया। वीपी सिंह की सरकार बनी तो संसद में बार बार कांग्रेस की तरफ से उकसाया जाता था, अरे भाई तुम लोग कह रहे थे मंडल लागू करेंगे, मंडल कब करोगे, कब करोगे? कांग्रेस का ये स्टैंड था। हालांकि कांग्रेस 2006 में मंडल पार्ट 2 जिसे हम कहते हैं, वो भी एक ठाकुर नेता अर्जुन सिंह वो लागू करवाते हैं, और अर्जुन सिंह में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, पूरा उच्च शिक्षा में आरक्षण ओबीसी का, और उसके लिए अर्जुन सिंह को गाली खानी पड़ी और अर्जुन सिंह का को करियर तबाह हो गया। 2 ठाकुर नेता, हाँ, जिन्होंने ओबीसी के लिए कुछ काम किया है, जो आज तक गालियां खा रहे हैं, और उनको ठाकुर कभी अपना नेता नहीं मानते। ओबीसी कम से कम अपने, थोड़ा इनको तो जगह देना चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। अर्जुन सिंह ने जितनी लॉबिंग की थी ना, लोगों को कन्विंस किया था। अब ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि सारा श्रेय वीपी सिंह और अर्जुन सिंह का था, क्योंकि असल लड़ाई तो सामाजिक न्याय के लोग, हमारे लोग लड़ रहे थे साथ। डीएमके ने 1983-84 के आसपास, जब इंदिरा गांधी जी थी देश की प्रधानमंत्री, तमिलनाडु में बंद किया, और मुझे जहां तक याद आ रहा है, मे बी आई रॉन्ग, 3 महीने का बंद था मंडल लागू करने के लिए। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी जी के घर के सामने वो अनशन पर बैठना चाह रहे थे, गिरफ्तार करवाया गया, डीएमके की रोल। उसके बाद उत्तर भारत में मान्यवर कांशीराम की भूमिका, समाजवादी नेताओं शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, इन सब की भूमिका थी, और मधु दंडवती से लेकर के तमाम लोग। लेकिन उसमें होता यह है, ये दबाव तब काम करता है जब आपके लोग वहां सत्ता में हो, वरना 27 कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी के बना के भी राम मंदिर ही बनवाया जाएगा, मस्जिद के नीचे से मंदिर ही खोजा जाएगा। ये भी होता है। मोदी जैसा, नाम तो खैर क्या ही लेना, लेकिन फिर भी देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भले आप कहते रहिए कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, लेकिन मंडल कमीशन का नाम कभी जीवन में मत लीजिए। आज तक नहीं बोला। आप ओबीसी के हैं तो कम से कम मंडल की, अर्जुन सिंह ने 1 लागू की, 1 वीपी सिंह ने लागू की, 38 बची हुई है ना, 1-2 तो लागू कर दो। अरे 2-4 कर दो। ये नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार गिरेगी भी नहीं। आप तो सारे वो काम कर रहे हैं जो अब तक भारत में नहीं हुआ। 370 हटा रहे हो, ट्रिपल तलाक हटा रहे हो, पहली राष्ट्रपति महिला आदिवासी बना रहे हो, दलित को ये दे रहे हो, वो दे रहे हो। अरे भाई ये सब कौन मांग रहा है?
जैसे किसान बिल नहीं मांग रहे थे उनका सुधार करने चले गए, नौजवान कह रहे हैं नौकरी परमानेंट दो, कह रहे हो नहीं 4 साल की देंगे, ये सब कोई मांग नहीं रहा। तो ओबीसी अगर हो तो ओबीसी तो मांग तो ये रहा, शिक्षा, रोजगार, अपना हक, प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, जमीन सुधार, भूमि सुधार, शिक्षा सुधार, ये सब तो कुछ करोगे नहीं। अब उस पूरे विमर्श में देखिए अर्जुन सिंह ने किया, वीपी सिंह ने किया, तो इन दोनों को तो उनके लोगों ने कभी माना नहीं, हमें मानना चाहिए। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि उसके पीछे जो दबाव था वो इन ताकतों का था। सैकड़ों रैलियां और उस रैलियों के पीछे ताकत से खड़े होना, वीपी सिंह साहब आप लागू करो, हम हैं। वो तस्वीरें हैं जिसमें आप सारे लोग खड़े हैं, मानवर कांशीराम है, रामविलास पासवान है, शरद यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, सारे लोग खड़े हुए हैं, हरियाणा के लोक दल के लोग हैं, और तमाम जनता दल परिवार पूरा जो था, समाजवादी परिवार। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। ये नारा जो समाजवाद का नारा था, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या बंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये जो समाजवादी आंदोलन था, रोटी, दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, वो जो नारा था, जो लोहिया की विरासत थी, जो मानवर कांशीराम की विरासत थी, वो वीपी सिंह के पीछे ताकत बनकर खड़ी थी। एक बात। लेकिन हाँ, वीपी सिंह को अगर ये बात समझ में आती, वीपी सिंह की सरकार तो मंडल लागू करने के बाद भी नहीं बची, तो अगर जाना ही था और वीपी सिंह के जहन में कोई सामाजिक न्याय न होता तो वो ये काम करके कभी न जाते। बिल्कुल। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि न्याय ये कहता है, न्याय का दर्शन ये कहता है, जो जितना क्षमता और जितना भूमिका रखता है उसे उतना श्रेय देना चाहिए। बिल्कुल, उस बात का श्रेय मिलना चाहिए। हाँ, और जो हमारे लोगों ने कहा उसका आंदोलन, मानवर कांशीराम दलितों के बीच कहा जाता है कि दलितों के नेता हैं, सवर्ण लोग भी चाहते हैं कांशीराम को, हमारे एनएफएस तिवारी जी हैं जो वो किताब लिखते हैं, बद्री नारायण तिवारी वो किताब लिख लें कि मान्यवर कांशीराम दलितों का मसीहा। अरे नहीं भाई, वामसेब बनाया, पहला संगठन बनाया, वो भी सबका था, वंचित शोषित 90% लोगों का। बिल्कुल, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब लोग मिलके। अरे भाई 90% कमेरा लोग थे, वो दलित के नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर केवल दलित के नहीं है, जैसे डॉक्टर लोहिया या फूले केवल ओबीसी के नहीं है, पेरियार केवल ओबीसी के नहीं है। अभी साहू जी की बात होने वाली है, कल है साहू जी का वो। अब साहू जी केवल स्त्रियों की बात कर रहे हैं, वो सबकी बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो चाल है ना, उसने बदनाम किया और हमारी लड़ाई को अपमानित किया। और ईडब्ल्यूएस पे आपने जो पूछा है, अरे साहब, सवर्ण आरक्षण बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी संवैधानिक प्रावधान के, बिना संसद में खुल करके बहस किए, बिना सेलेक्ट कमेटी को दिए, केवल सवर्णों को खुश करने के लिए दिया गया है ओबीसी प्रधानमंत्री द्वारा और तमाम बड़े लोगों द्वारा। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उस समय दलित ही राष्ट्रपति थे, या हो सकता है प्रणब मुखर्जी हूं, मैं कंफर्म नहीं हूं। लेकिन ये सारा कौन कर रहा था? ये वो लोग नहीं है जिनके सामने अंबेडकर न होते तो मैं भारत का प्रधानमंत्री न होता, और हो गया तो मैं अंबेडकर के सपनों का भारत कभी बनने नहीं दूंगा, मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चल दूंगा। नहीं साहब, ये सामाजिक न्याय नहीं है। एक दलित को राष्ट्रपति बना दो, एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बना दो, ये कदम का हम विरोध नहीं करेंगे। बना रहे हो आदिवासी, बहुत अच्छी बात है। 75 साल में नहीं बनी, बहुत बढ़िया किया, डिजर्व करते हैं। हमारे लोग प्रधानमंत्री बने, हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने। एक कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, पाल, गढ़िया, अहिर, कोरवी, कोरी, सब जातियां जो है, ये तो श्रमजीवी, हाथ से श्रम करके देश बनाया, तो देश चलाएंगे। और वो बात कही, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन इसके पीछे जो असली एजेंडा था वो तो वीपी सिंह ने लागू किया, वो तो अर्जुन सिंह ने लागू किया, और अभी केवल सांकेतिक रूप से लागू किया। जहां उनका एजेंडा लागू हो रहा था वो तो तुम सरकारी चीजें बेच दिए, सरकारी नौकरी बेच दिए, सरकारी शिक्षा बेच दिए, गया मंडल पार्ट 1, मंडल पार्ट 2 दोनों खत्म, और मंडल पे कमंडल हावी हो गया है। इसलिए आज के नौजवानों को हम वीपी सिंह को याद करते हुए बात कह रहे हैं, लड़ाई बहुत गंभीर लड़ी गई थी, सड़कों पर लहू बहे थे, लोगों ने कुर्बानियां दी थी। मंडल की लड़ाई केवल ओबीसी ने लड़ी थी, दलितों, सबने, बहुजनों ने मिलकर लड़ी थी। और जितने लोग लाठी खाए, जेल गए, मंडल रथ लेकर के शरद यादव निकले थे। शरद यादव को कहाँ का हश्र, ठीक है हम बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं, लेकिन रामविलास पासवान क्या बोला था? अरे तुम्हारे राम कोई और होंगे, मैं रामविलास पासवान, नीचे धरती ऊपर आसमान, रामविलास पासवान। हम उतना श्रेय तो उनको देंगे,
जो रामविलास पासवान का श्रेय है, जो शरद यादव का श्रेय है, बिल्कुल आलोचना के साथ, जैसे हम वीपी सिंह को उनका श्रेय देते हैं, लेकिन उनको श्रेय कभी नहीं देंगे जो जाति के तो आपके थे, बने मंत्री उनकी तरफ, गए आरएसएस की शाखाओं में, लेकिन मंडल पर कभी बात नहीं करते। कभी बात नहीं करते। ये हमारी चिंता है। ये हमारी चिंताएं हैं। मैं आखिरी सवाल लूँगा, बड़ी दिलचस्प चर्चा चल रही है और कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें। खासकर ठाकुर जाति, क्षत्रिय जो कौम है, वो ऐसे प्रतीकों को अपना रही है जो इतिहास में उनके पुरानी ग्रंथ कहते हैं कि उन्होंने उनका सफाया कर दिया। मैं सीधा नाम ले रहा हूँ, परशुराम, ब्राह्मणों के वो एक देवता की तरह उनको प्रोजेक्ट करते हैं, और वो दावा है कि 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया, ठाकुरों को तबाह कर दिया, वो कह रहे हैं। और उनके साथ तो उनकी हमदर्दी है, उनके साथ में वो दिखते भी हैं प्रतीक के तौर पे भी, लेकिन जो उनके मसीहा जो लोग रहे, अर्जुन सिंह जैसे, मधु दंडवैत्य साहब जिन्होंने ट्रेन में कुशन वाली सीटें हमारे लिए दी, और जो वीपी सिंह साहब जो हैं, तो ऐसे लोगों को ना अपना के वो ऐसे हिंसक लोगों की तरफ जा रहे हैं, उनको समझाएंगे कि भाई अपने नायकों को पहचानो, उस एजेंडे में मत फंसो। अब आपके सवाल को थोड़ा और आसान कर दें। वीपी सिंह, अर्जुन सिंह को ठाकुरों ने अपना नहीं माना, और ईडब्ल्यूएस में कितने ठाकुर को नौकरी मिल रही है? सारा ईडब्ल्यूएस में तो मुखस से जाए तो वही वाले लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो आपस में बहुत चालाकी से लड़ते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर जाति महत्वपूर्ण है, और जाति आप मानते भी हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, भाई आप सारे लोग ऊपर बैठे हुए हो, आपका एक कल्चरल नैरेटिव भी है, कल्चरल नेक्सस है, कल्चरल लीगेसी है, कल्चरल हेजिमनी है, और वो जो सारी कुछ एक अपने आप रिश्ता जोड़ लेती है। एक व्यक्ति दूसरे कहता है अरे बाबू साहब तो अद्भुत कवि हैं, तो दूसरा कहता है बाबू साहब जैसी कविताएं कोई लिखता नहीं, और दोनों मिलकर तीसरे को कवि बना दिए, और पता नहीं वो क्या लिखते हैं, ये पता नहीं। ऐसे ही अरे क्या प्रोफेसर है, इनके चेहरे से तो नूर झलकता है, सब तारीफ करके, ये कल्चरल रिश्तेदारी है। इसलिए एक बार सोचना चाहिए उन लोगों को। आपके सांस्कृतिक विमर्श में आपका अपमान करने वाले लोग, वो आपके खिलाफ खड़े हैं, फिर भी आप उनके साथ खड़े हैं। तो मैं आप लोगों में झगड़ा नहीं लगवा रहा हूँ, आप लोग नहीं करेंगे झगड़ा, आप चालाक लोग हैं, लेकिन एक बार सोचने के लिए कह तो रहा हूँ। सोचना तो चाहिए भाई। अरे ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए 100 नौकरी मिली, 100 नौकरी मिली, अब जनगणना, जाति जनगणना तो कराएंगे नहीं, ये सारे लोग करा भी देंगे तो पता नहीं उसका डेटा कितना वैलिड होगा, ये पता नहीं है। करवाना चाहिए, पता चल जाए कि 3% ब्राह्मण थे, 5% ठाकुर थे, 3-4% वैश्य थे, भूमिहार थे, मान लो कुल 12-13% आप लोग हो रहे हो। एक बार 100 लोग अगर ईडब्ल्यूएस में नौकरी पाए तो उस रेशियो में जरा बताओ ना कि कितने ठाकुर हुए। लिस्ट है सामने, सारे ब्राह्मण हैं। एंट्री में देखिए आप, सारे ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर का हैं उसमें। जब नई नौकरियां मिली, कुलपति में आप लोग गायब है ना, सेना के अधिकारियों में आप लोग गायब, और दिलीप मंडल साहब ने तो बाकायदा डिटेल पिछले दिनों दी थी कि आप तो भैया खामखा जो है ना वो पिछलग्गू बने हुए हैं भाई। 12 बरस ले कुकुर जियो, अब 16 बरस ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार, और ले लिया 18 साल में तलवार वाला लेके भांज के खत्म। और वो 100 साल, क्योंकि 25-25 का तो 4 आश्रम बना हुआ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 100 साल तो उनको जीना था। वो आपको क्या लिखा, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार, और आप लेके तलवार खड़े हो। यही सबके साथ हुआ। तो एक बार जरा वीपी सिंह को पढ़ो भाई, एक बार जरा अपने लोगों को जानो, और आन बान शान के नाम पर झूठी कुर्बानी दिला करके सबसे ज्यादा मलाई कौन खाया? लड़े आपके लोग, मरे आपके लोग, शहीद आपके लोग हुए, और मौज किसी और ने करी। मोक्ष, हाँ, क्योंकि वो तो सबका राजा था, क्योंकि वो देवता के अवतार है ना, भूदेव हैं वो धरती पर उनके अवतार हैं, इसलिए वो तो। और आपके लोग उनका, परशुराम का फरसा पकड़ रहे हैं, तो ये पकड़ रहे हैं, और चालाकी से आप लोग लड़ते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप में गुस्सा नहीं है। और हम ये भी नहीं कह रहे जाओ लड़ो, वो मत करो, लेकिन अपना हिस्सा तो मांग लो यार। तुम्हारे लिए ईडब्ल्यूएस आया है, 12-13% तुम्हारी आबादी है, 10% आरक्षण मिल गया, 5% तुम हो अगर, तो 5% होने तो चाहिए, 10 में 5 तो ठाकुर हो, 10 में 5 ईडब्ल्यूएस हर जगह ठाकुर होने चाहिए, वो नहीं मिलेंगे। और वीपी सिंह को गाली देते हो। वीपी सिंह ने तो ओबीसी को अलग से दिया। अच्छा, जब ओबीसी को नहीं मिलता था तब तुम्हारे कितने कुलपति थे?
तब तुम्हारे कितने ब्यूरोक्रेट थे, तब तुम्हारे कितने लोग थे, क्योंकि विद्या का अधिकार किसके पास था? पढ़ के कौन दिमाग से सबको नचा रहा था? कल्चरल हेजेमनी ये होती है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ वीपी सिंह को याद करते हुए, बहुत नुकसान किया गया है ऐसे लोगों का जिन्हें विलन बना दिया गया, जिन्हें कोई याद नहीं करता। हम कह रहे हैं कि हम वीपी सिंह हमारे नायक हैं भाई, खुलेआम कहते हैं। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ था, जिसने हिम्मत दिखाई, मौका मिला तो उसने लागू किया। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मौका मिला, ठीक बात है, उसकी पृष्ठभूमि बनी थी। उसकी पृष्ठभूमि लोहिया, पेरियार, अंबेडकर से बनती है, फूले शाहू से बनती है, बहुत लंबी विरासत है। और उसकी पृष्ठभूमि समाजवादी आंदोलन और बहुजन आंदोलन से बनती है। लेकिन फिर भी जब कलम की ताकत मिली तो उसने मुकद्दर बदल के लिख दिया। फिर तुम करते रहे कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। कलंक तुम्हारे लिए था। एक आखिरी वाकया, चूंकि बीपी सिंह पे बात हो रही है, बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बीपी सिंह भी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और उसके बहुत पहले की बात है। बीपी मंडल साहब बिहार के मुख्यमंत्री बने, गंगा में तेल रिस गया तो आग लग गई। तो उस समय चूंकि परिवहन होता था तो उससे वो आग लग गई। विधानसभा में खड़े होकर विवेकानंद झा नाम के एक व्यक्ति ने सदन में खड़े होकर के कहा कि जब एक शूद्र, ध्यान से समझिएगा, मंडल ओबीसी को कहा जा रहा है शूद्र, ये हम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं। जब एक शूद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो गंगा में नहीं आग लगेगी तो कहां लगेगी? वीपी मंडल साहब ने जवाब देते हुए खड़ा होकर कहा कि देखो, गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो तुम्हारे सीने में आग लगी है इसको भी हम समझ और जान रहे हैं, इसको हमें भी और भड़काना है। इसलिए लाल किले की प्राचीर से वीपी सिंह ने कहा था, हमने इस देश का व्याकरण बदल दिया है। 7 तारीख को घोषणा, 9 तारीख को उसका जो है ड्राफ्ट रेगुलेशन बनता है, 11 तारीख को वो लागू होता है। और उसके बाद लाल किले की प्राचीर से वीपी सिंह कहते हैं कि हमने इस देश की आधी आबादी के नौजवानों को हक दिया है, और उस हक को आज भी मैं बहुत ईमानदारी से कबूल करता हूं कि अगर भारत का संविधान और मंडल कमीशन ना होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरे जैसे अनगिनत लोगों को मौका मिला, जो मौका अपर कास्ट के लोगों ने मेरिट के नाम पर छीना था। हमने कोई मेरिट से कंप्रोमाइज नहीं किया है, क्योंकि आज भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सुदामा आरक्षण लागू होने के बाद ओबीसी से नीचे मेरिट जा रही है उन लोगों की जो मेरिट की दुहाई देकर मंडल को गाली दे रहे थे। कह रहे थे मेरिट कंप्रोमाइज हो जाएगा। एम्स में कह रहे थे कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी जोन है, यहाँ आरक्षण नहीं लागू होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की मेरिट जा रही है ओबीसी से नीचे, ईडब्ल्यूएस की मेरिट जा रही है एससी से नीचे। अरे नालायकों, तुम तो हमसे मेरिट में इतने कमजोर थे, इसका मतलब यूआर में तुम नाहक 50% आरक्षण लिए हुए थे। इसलिए कोई मेरिट नहीं, कोई धोखा नहीं। देश मजबूत हुआ, वीपी सिंह ने मजबूत किया। भारत के संविधान लागू होने के बाद एकमात्र घटना है मंडल कमीशन का लागू होना, जिसने भारत को बदल कर रख दिया। इस भारत को, आजाद भारत को अगर 2 हिस्सों में पढ़ा जाएगा तो मंडल के पूर्व का भारत अलग होगा, मंडल के बाद का भारत अलग होगा। इसका काम किया वीपी सिंह ने। इसलिए वो रंक नहीं, वो फकीर है, और वही वाकई देश की तकदीर बदला। लेकिन आज के लोग जो खुद को ओबीसी कहने का दावा करते हैं, मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजेंगे, ओबीसी कैबिनेट बनाएंगे, ओबीसी ये बनाएंगे, एससी वो बनाएंगे, और आपकी सरकारी नौकरी को बेच करके मंडल को खत्म करने की राजनीति कर चुके हैं। इसलिए हम ऐसे मुहाने पर खड़े हैं कि जब प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं था, वीपी सिंह ओबीसी नहीं थे, और मंडल लागू किया, आज इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं ओबीसी हूं, और वो मंडल को खत्म कर चुका है और कमंडल लागू कर रहा है। इसलिए हम वीपी सिंह को सैल्यूट करते हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई को जारी रखने की कोशिश करें। बिल्कुल, और बहुत दिलचस्प चर्चा रही, और आपने बहुत शानदार तरीके से समझाया भी कि किस तरह उनकी अहमियत है। और बिल्कुल सही बात है कि जब हम भारत के इतिहास को याद करेंगे तो पोस्ट मंडल दौर की जब बात होगी तो वीपी सिंह के बिना वो इतिहास पूरा नहीं होता है। और एक सामाजिक न्याय के ऐसे योद्धा जिन्होंने अपनी जितनी उनके अंदर काबिलियत थी, जितनी उनके पास शक्ति थी, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, सही दिशा में इस्तेमाल किया, और आप जैसे जाने कितने लोगों की तकदीर उन्होंने बदली। तो उनको ज़रूर उनको याद किया जाना चाहिए। हम भी उन्हें नमन करते हैं, और आप सब भी उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, वो कमेंट में ज़रूर लिखें। ये बातचीत आपको कैसी लगी, क्या ऐसे डिस्कशन और होने चाहिए, कुछ आपके टॉपिक हों, आप किसी बारे में चाहते हो कि मैं डॉक्टर साहब से बात करूं, तो उसके बारे में भी लिखें। और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। शुक्रिया।